Hello guys, my name is Malti and in this video I'm going to tell you about eukaryotic cells. So let's start. The eukaryotic cell include all the protist. So हमने biological classification में देखे थे lower vertebrates भी थे and RH विटेकर की जो 5 kingdom classification थी वहाँ पे हमने क्या देखा था, क्या क्या होते हैं मोनेरा, उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, देन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, तो हमने ये 5 देखे थे. तो उनमें यूकैरियोट्स कौन कौन होते हैं, तो बैक्टीरिया तो हमने देख लिया प्रोकैरियोटिक होते हैं क्योंकि वो सिंगल सेल होते हैं. प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, ये सब यूकैरियोटिक होते हैं. इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज. सो यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. सो यूकैरियोटिक सेल्स पोजेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस. इनके पास एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस होता है, उसके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप होता है, मीन्स उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं था. प्रोकैरियोट्स में कोई न्यूक्लियस नहीं होता. In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structures. Their genetic material is organized into chromosomes. So हमें पता है क्रोमोसोम्स होते क्या हैं. क्रोमोसोम्स मतलब जो जेनेटिक डीएनए होता है हमारा, डीएनए कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाते हैं. जो हम देखते हैं कि बीट्स ऑन स्ट्रिंग वाली स्ट्रक्चर जो होती है क्रोमेटिन की, तो वो जब ऐसे बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाती है तो वो क्रोमोसोम्स को बनाती है. जो क्रोमोसोम डीएनए के ही बने होते हैं. ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल. सो हमें पता है प्लांट में जैसे कि सेल वॉल होती है, हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती है. सेल मेम्ब्रेन दोनों के पास होती है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होती है. सो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर प्रोसेस. सेल वॉल मीन्स प्लांट्स में सेल वॉल है, प्लास्टिड्स होते हैं एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. सो प्लांट्स में लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े वैक्यूल, जिस मीन्स खाली जगह, खाली स्पेस, विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल. तो हमारे अंदर ये बड़े बड़े वैक्यूल्स नहीं होते, हमारे अंदर बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं. ऑन द अदर हैंड एनिमल्स हैव सेंट्रियोल्स विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स. सो एनिमल्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, ये अभी देखेंगे आगे. सो एनिमल्स में सेंट्रियोल्स होते हैं, प्लांट्स में सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ पे डायग्राम दिए हुए हैं, ये प्लांट की सेल है, ये देखो ये वैक्यूल है यहाँ पे बड़े बड़े, और ये एनिमल सेल है, यहाँ पे वैक्यूल्स नहीं है. एंड सेंट्रियोल हमें दिख रहे हैं, ये सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है यहाँ पे. लेट अस नाउ लुक एट इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनेलीज टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. अब हम एक एक इनके ऑर्गेनेलीज को देख लेते हैं, मीन्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन तो यूनिवर्सल है, सभी में होते हैं, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में. द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950. सो पहले तो पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं थे, तो सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी नहीं हो पाई थी. लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए थे, कब आए थे, 1950s में, तो हमें सेल मेम्ब्रेन का पता चला था. तो देखते हैं अभी. मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल, तो हमारी आरबीसीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए थे इसके लिए. एनेबल्ड द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसकी डिस्कवरी हुई और इसकी स्ट्रक्चर को भी साइंटिस्ट पता लगा पाए. सो दीज स्टडीज शोड दैट सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर. तो इनसे क्या पता चलता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, या फिर हम बोल दें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की बनी हुई होती है. लिपिड हमें पता है, लिपिड्स ऑयली जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको बोलते हैं. तो लिपिड्स में लिपिड्स की दो साइड्स होती है, एक हाइड्रोफिलिक होती है एंड एक हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक को वाटर से डर लगता है, तो अलग पार्ट जो है ये हाइड्रोफिलिक है, मीन्स ये वाटर लवर है, और ये वाली इसकी टेल जो है ये वाटर को हेट करती है. सो बाइलिपिड होने से क्या फ़ायदा हो जाता है कि जो हमारी सेल होती है, जैसे कि ये सेल की मेम्ब्रेन है, तो जो हमारी सेल है, सेल के अंदर भी वाटर होता है, सेल के बाहर भी वाटर होता है. सो अब बाहर की तरफ से तो बच गए कि यहाँ पे ये वाटर लवर पार्ट है, लेकिन ये वाटर हेटर जो पार्ट है, अब ये कैसे सर्वाइव करेगा. तो इसके लिए यहाँ पे एक और ऐसे उल्टे लगे होते हैं. सो इससे क्या होता है, ये जो टेल है इनकी वाटर के कॉन्टैक्ट में नहीं आती, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लिपिड की लेयर कहीं भी तुम पढ़ोगे वो हमेशा बाय लेयर्ड होती है. ऑल्सो द लिपिड आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड. सो पोलर हेड बोलते हैं, ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, वाटर लवर है, इसको पोलर हेड बोल दिया, ये बाहर की तरफ होता है. एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड द इनर पार्ट. दिस एंश्योर्स दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट. द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स. सो ये लिपिड्स में यहाँ पे फॉस्फोग्लिसराइड्स प्रेजेंट होते हैं. Later biochemical investigation clearly revealed that the cell membrane also possesses protein and carbohydrates. तो अभी तक हमने क्या देखा था कि फॉस्फोग्लिसराइड्स प्रेजेंट है, लेकिन बाद में और इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं. द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरी कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स. अलग अलग तरह की सेल होती है हमारी बॉडी में. इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द इरेथ्रोसाइट मीन्स आरबीसी रेड ब्लड सेल. इरेथ्रो मीन्स रेड. सो रेड ब्लड सेल जो होती है अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन, 40% लिपिड. So it is also important that red blood cells contain 52% protein and 40% lipids. Depending on the ease of extraction, membrane proteins can be classified as integral or peripheral. Peripheral proteins lie on the surface of membrane, while the integral proteins are partially or totally buried in the membrane. So ये जो प्रोटीन के चैनल्स होते हैं, ये स्पेशल चीज़ों को यहाँ से निकलने में मदद करते हैं. लाइक जैसे कि वाटर है, तो वाटर पोलर मॉलिक्यूल होता है, तो वो यहाँ से नहीं जा सकता, तो इसको यहाँ से बाहर निकलने के लिए स्पेशल प्रोटीन्स चाहिए होते हैं. और कुछ आयंस होते हैं, तो आयंस भी नहीं निकल पाते हैं, तो वो प्रोटीन की हेल्प से निकलते हैं. तो ये जो बरीड होते हैं, ये पूरा ऐसे इनमें से होके जाते हैं, लेकिन जो यहाँ तक
ये जैसे यहाँ पे होते हैं अटैच्ड बाहर की तरफ पेरिफेरल वाले, तो इनमें होता क्या है कि यहाँ पे अटैच्ड हो जाते हैं, फिर ये घूम जाता है नीचे की तरफ और घूम के नीचे पास कर देता है ये। सो इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये मेम्ब्रेन के प्रोटीन से इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल बाहर है और इंटीग्रल पूरे एम्बेडेड होते हैं। Then an improved model of structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson. So 1972 में सिंगर और निकोलसन नाम के दो साइंटिस्टों ने उसकी एक इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चर बताई, वाइडली एक्सेप्टेड, जिसको हम पढ़ते हैं, दैट इज़ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। इन दोनों ने दिया। अकॉर्डिंग टू दिस, द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट्स ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। सो इन्होंने क्या बताया, हमने अभी देखा कि जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, तो वो मूव करते रहते हैं, तो उस चीज़ को, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू of function like cell growth, formation of intercellular junction, secretion, endocytosis, cell division। ये मूव जो कर रहे हैं ये सेल ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इंटरसेलुलर जो जंक्शन होते हैं, जंक्शन भी प्रेजेंट होते हैं मीन सेल के अंदर, प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शंस होते हैं, आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। एंड सीक्रेट जो भी करते हैं वो चीज़ें, जैसे कि हम देखते हैं नीम का पेड़ होता है, जैसे कि बहुत ही पुराना हो जाता है तो फिर उसमें से वाइट सा मिल्क निकलने लगता है। एंड जैसे ये आंकड़े का पेड़ होता है कैलोट्रोपस, तो उसमें से वाइट फ्लूइड निकलता है। तो ये सब सीक्रेशन होते हैं प्लांट्स के अपने आप को दूसरे जानवरों से बचाने के लिए, तो उनको गाय भैंस जो भी होते हैं वो खाते नहीं हैं। Then one of the most important function of the plasma membrane is the transport of the molecules across it. So इससे आयंस भी ट्रांसफर होते हैं, वाटर भी होता है, बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है, जैसे कि द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ इट। सो मेम्ब्रेन में से कुछ मॉलिक्यूल्स ही पास हो सकते हैं, वो किसी भी साइड में प्रेजेंट हो, बाहर है तो बाहर से अंदर आ सकते हैं, वो अंदर है तो अंदर से बाहर जा सकते हैं वो मॉलिक्यूल। लेकिन मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, एंड दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। सो जो मेम्ब्रेन में से निकल जाते हैं उनको कोई एनर्जी चाहिए नहीं होती, तो उनको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन जिनको प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, अभी आगे क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मीन्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वो चला जाएगा। न्यूट्रल है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन किसी चीज़ का मूव करना डिफ्यूजन होता है। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, तो पानी जो होता है वो भी कुछ अमाउंट में पैसिव ट्रांसपोर्ट से निकल जाता है बिना प्रोटीन के। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सो वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं है, डिफ्यूजन से ही हो रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड लेयर, तो पोलर मॉलिक्यूल्स, आयनिक मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो सकते उस लिपिड लेयर से, दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सो उनको प्रोटीन चाहिए होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। A few ions or molecules are transported across the membrane against the concentration gradient, means नॉर्मली होता क्या है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन अपने आप में चला जाएगा, उसको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब लो कंसंट्रेशन से हायर में जाना होता है तो उसको एनर्जी चाहिए होती है। तो जैसे कि ये एक डब्बा इधर है और एक डब्बा इसका इधर है, तो यहाँ पे अभी हम यहाँ पे पानी भर देंगे तो यहाँ का पानी तो इजीली चला जाएगा इसमें, लेकिन जब इसका पानी इसमें डालना है तो हमको इसमें एनर्जी देनी होगी, या फिर कुछ भी मोटर वोटर लगा के तो ही पानी जाता है। जैसे हमारे छत पे पानी जाता है, नीचे से ऊपर जाने के लिए मोटर चाहिए होती है, लेकिन ऊपर से नीचे पानी अपने आप आ जाता है, बस उसको एक बार खींचने की जरूरत होती है। तो ऐसे ही लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। सच अ ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस इन विच एटीपी इज यूटिलाइज्ड एंड इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जिसमें एटीपी रिक्वायर्ड होती है। मीन्स एटीपी क्या होती है, एनर्जी होती है, हमारे बॉडी में एटीपी की फॉर्म में एनर्जी होती है, केमिकल फॉर्म में। ये एटीपी का बॉन्ड टूटता है, एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो एक फॉस्फेट हट जाता है तो बन जाता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। सो एक जब फॉस्फोरस का बॉन्ड टूटता है, हमें पता है बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी निकलती है, तो हम उस एनर्जी को यूज़ करते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करते हैं, ये ऐसे पंप लगा देते हैं सेल मेम्ब्रेन में, जिसके थ्रू ये जा सकते हैं। मीन्स वाटर जो होता है ना वो आयंस के पीछे पीछे भागता है। ये हमको कॉन्सेप्ट रट लेना है कि आयंस कहीं भी जाते हैं उसके पीछे पीछे वाटर जाता है, ये हमें बहुत जगह काम आएगा। सो जैसे ही सोडियम पोटेशियम पंप बनते हैं तो सोडियम बाहर निकलेंगे तो वाटर भी उनके साथ साथ बाहर निकलेगा।